हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे दरोगा सीरीज में सेट नंबर 2। इससे पहले के वीडियो में सेट नंबर 1 अपलोड किया जा चुका है, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। ये आज का सेट नंबर 2 होगा, जिसके प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 दरोगा सेट जो है उसका। और साथ ही हमने प्रीवियस ईयर 2019 के जो 22 दिसंबर की जो शिफ्ट हुई थी उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रखा है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और कमेंट्स करेंगे। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, के कस्तूरी रंगन। ये सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं। मैं बता दूं, हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के स्पीडी बुक्स और एडुटेरिया बुक्स का जितने भी वन लाइनर और एमसीक्यूज थे उसके वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसे आप लोग जरूर देखेंगे। दूसरा प्रश्न, नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? सही आंसर 10 जनवरी 2020। तीसरा, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आयु तक सेवा देने के लिए नियमों का में संशोधन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, 65 वर्ष। चौथा, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में किस वन प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का मीडिया में दावा किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, कोआला। पांचवा, हाल ही में एकातेरिनी सकेलारोपोउलोऊ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? सही आंसर ग्रीस, ऑप्शन बी, यूनान की। छठा, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया? पिछड़ा आयोग के लिए बढ़ा करके किया गया 31 जुलाई 2020 तक। सही आंसर ऑप्शन बी। सातवां, ब्रिटिश संस्था द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 51वां स्थान मिला। सही आंसर ऑप्शन सी। आठवां, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे जेल मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, ब्राजील के। 9, हाल ही में इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए, 2030 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन शुरू करेगा। 10, कोरोना वायरस का प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए, चाइना, चीन। 11, कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे? वीरेंद्र कुमार। सही आंसर ऑप्शन ए। 12, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए, 21 जून को। अगर बात करें तो इसे यूएन ने भारत सरकार के अनुरोध पर 2015 में शुरू किया था। वही योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के जनक पतंजलि को माना जाता है। वही अगर देखें तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 13, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल ही में चुना गया? सही आंसर जेपी नड्डा। सही आंसर ऑप्शन ए, जगत प्रकाश नड्डा को। 14, निम्नलिखित किस हाईकोर्ट में जस्टिस ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, कलकत्ता। जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव कलकत्ता हाईकोर्ट में। 15, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? सही आंसर 50%, ऑप्शन बी।
16 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और ये धनानंद को यानी नंद वंश के राजा धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच का युद्ध का उल्लेख जो है मुद्रा राक्षस में मिलता है, मुद्रा राक्षस में मिलता है। वही चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। बात करें कनिष्क की तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, 78 AD में, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 17 बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था? कौन सी? सही आंसर ऑप्शन सी केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला गया था और वही उनकी अंग्रेजी भाषा का समाचार भी एक निकाला गया था। युगांतर समाचार पत्र बरिंद्र नाथ घोष द्वारा और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा निकाला जाता है। युगांतर समाचार पत्र जो है एक क्रांतिकारी पत्र है। वही काल क्रांतिकारी समाचार पत्र परांजय द्वारा निकाला गया था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाली गई थी। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाली गई थी। 18 त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ था। आगे, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति सही आंसर मोहन सिंह, ऑप्शन ए। आजाद हिंद फौज जो है प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। आजाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। वही आजाद हिंद फौज नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा भी कहा जाता है। जो लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा है वो 1945 में आजाद हिंद फौज पर चलाया गया था। 20 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय क्रियान्वित किया गया और 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। वही भारत के अगर प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे। 21 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? सही आंसर ऑप्शन बी हसरत मोहानी। 1922 में जो हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा और संपूर्ण स्वराज का मांग लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था, पारित किया गया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। वही अगर बात करें तो 1923 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था, जो कि सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वही अगर 1924 की बात करें तो 1924 की बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 22 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करना। यह गणित का प्रश्न है, इसे देखें कैसे हल करना है। क्या कह रहा है? एक रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। एक रेडियो का दिया है तो 144 रुपया, ठीक। और एक रेडियो का अगर क्रय मूल्य मानते हैं 1 तो हो जाएगा 144x, क्लियर है। वही अगर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकाले तो हानि है कितने का? 96 रेडियो का। तो 144x माइनस 144 इक्वल टू 96, ठीक है। तो ये 144x इधर और ये जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 240, क्लियर। अब अगर हम यहाँ से x निकालें तो x बराबर 240 बटा 140, इस तरह से अगर निकालते हैं तो 5/3,
क्लियर है। यानी कि अब हमें मिला एक रेडियो का मूल्य 5/3 रुपया। तो 144 का निकालना है, तो 5/3 गुने 144 करेंगे तो कुल 3×4 = 12 और 3×8 = 24, यानी 48 गुना 5 करेंगे तो 240। इसलिए अब हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो 96/240 गुना 100 कर देंगे तो ये हमें 24×96 यानी कि 400, यानी 40% की हमें हानि होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40% की हानि। 23, कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत किसका है? सही आंसर ऑप्शन बी, मीमांसा। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वही अगर कुछ और दर्शन और की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम महर्षि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायन थे। 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, एल्बर्ट बिल रिपन। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये कर्जन के समय में नहीं, लीटन के समय में लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ही अमृता बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसे लाया गया था, और एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन द्वारा 1884 में लिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो वो वारेन हेस्टिंग द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति डलहौजी और एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। 25, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनब्रो। चार्टर अधिनियम 1833 में दास व्यापार पर रोक लगाया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाया गया। वही लॉर्ड एलनब्रो के काल में ही एक्ट 5 1843 ईस्वी में लाया गया, जिसके अधीन 1884 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। वही अगर शिशु हत्या की बात करें तो शिशु हत्या पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु हत्या पर रोक लगाया था। और मानव बलि प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने 1848 में रोक लगाया। 26, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर ऑप्शन बी, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांडले जेल में लिखी गई थी। मांडले जेल में लिखी गई थी, और ये 1908 से 1914 ईस्वी तक जेल में, मांडले जेल जो कि बर्मा म्यांमार में स्थित है, वहाँ रहे। बाल गंगाधर तिलक द आर्कटिक होम ऑफ वैदिक आर्यन पुस्तक भी लिखे। वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का पिता तिलक को कहा। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 27, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुई? स्वराज पार्टी का गठन, सही आंसर असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए। फरवरी 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी। इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 ईस्वी से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। वही कुछ और बात करें, सिविल नाफरमानी आयोग आंदोलन तो 1930 से 1934 के बीच, 1930 से 1934 के बीच में सिविल नाफरमानी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये 1905 से 1908 के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 से 1944 के बीच में चलाया गया था। 28, कथन ए है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, और कारण आर, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। इसके सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओजोन परत के रूप में बात करें तो ओजोन परत में 1985 में आर्कटिक क्षेत्र में सर्वप्रथम
छेद देखा गया था। और ओजोन परत जो होता है चर्म कैंसर रोग के हानिकारक को प्रभाव को बचाता है। 29 ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? तो इसका सही आंसर सूर्य पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। सही आंसर ऑप्शन बी। 30 नंबर ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यूके। ग्रीनविच जो है जीएमटी वो लंदन के पास से गुजरती है और विश्व में कुल 24 समय जोनों में बांटा गया और इन समय जोनों के बीच 1 घंटे का अंतर पाया जाता है और प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है और ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है और एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। 15 डिग्री और 4 मिनट एक दूसरे के बराबर है। 31 निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन और निम्नतम मात्रा में मैग्नीशियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। भूपर्पट्टी पर अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ये लगभग 46.80% पाई जाती है। 32 देखें, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की समान औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति समान औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो यहाँ पे समझेंगे। पहले अगर मान लेते सड़क की दूरी जो है, सड़क मानते हैं x और इसकी अगर देखें तो 50 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रहा है 10, तो यानी ये हो गए 5। अब बोला कि विशेष दिन की गति, यानी कि विशेष दिन की जो गति थी वो हो जाएगी 50 - 5 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर के चाल से वो गया। अब यहीं अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो x बटा यानी सड़क की दूरी माइनस पहले की चाल तो हो जाएंगे ये कुल 18 मिनट यानी 18/60। क्लियर है? अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये कुछ निकलेगा, इसका नीचे का एलसीएम लेंगे तो 450, तो ऊपर आएंगे 10x और 50 यानी 45 यानी 9x बराबर हो जाएंगे ये 18/60। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x बटा 450 बराबर 18/60। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 यानी 50 यहाँ से निकला तो 60x बराबर इसको करेंगे तो 945 और यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो सही आंसर आ जाएंगे 135 इसके सही आंसर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 33 दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर और नगर हवेली सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। दादर और नगर हवेली जो है वो 11 अगस्त 1961 को स्थापित किया गया था। दादर एवं नगर हवेली के प्रमुख प्रशासक कहलाता है। केंद्र शासित प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। वही अगर इसकी राजधानी की बात करें तो सिलवासा, और वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 34 पटना का स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से आगे। भारत का मानक समय अगर है तो वो 82 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर में। वही जीएमटी से 5.5 घंटे भारत का मानक समय आगे होता है। और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। 35 निम्नलिखित किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, दीपक चाहर, बेन स्टोक्स। सही आंसर ऑप्शन बी, विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट कप्तान।
36 सुमेलित कीजिए बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ। बहुउद्देशीय परियोजना में अगर देखें तो इडुक्की परियोजना कहाँ है, पेरियार। माता टीला की बात करें तो ये बेतवा नदी, नागा अर्जुन, कृष्णा नदी और पोचमपाद गोदावरी नदी। तो इस तरह से इसके सही आंसर A4B1 यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इडुक्की परियोजना की बात करें तो वो केरल राज्य में है और माता टीला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में और पोचमपाद परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। 37 स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, यानी कि इसकी जुताई नहीं की जाती है और मौसम प्रवास के लिए की जाती है। आगे 38 प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, असम के डिगबोई में, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और डिगबोई का जो है वो किसके अधीन है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के अधीन रखा गया। वही अगर बात करें जामनगर रिफाइनरी की तो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है, जो कि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संयोजित है। भारत में अगर प्रथम तेल कुआं की खोज किया गया तो 1859 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा, USA के द्वारा। 39 निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थापित है और ये 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। वही अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लेह में स्थित है और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है, पेरियार केरल में। 40 काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में विकसित है। साथ ही यह दक्कन के लावा क्षेत्र में भी पाई जाती है। काली मिट्टी को अन्य नाम रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी के निर्मित बेसाल्ट चट्टान से होती है। काली मिट्टी की निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होती है और काला रंग जो है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होती है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्व प्रमुख है। 41 अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से होती है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। SO2, SO3 और NO मिल करके ये कृत्रिम अम्लीय वर्षा कराता है। 42 राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, सिंहों की कुल संख्या। सही आंसर ऑप्शन बी 4। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। वही अशोक के सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया था, जिसमें कुल 24 तीलियां हैं। 43 किस दिन से संविधान सभा का अंतिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। सही आंसर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा का अंतिम संसद आविर्भाव हुआ। संविधान सभा की रचना जो है वो कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव पर हुआ था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और संविधान बनकर कुल 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। वही संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी और अंतिम संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक चला था। 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतिम संसद के रूप में चलाया गया था। 44 निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। सही आंसर भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए।
भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वह अनुच्छेद 280 में किया गया। और जो वित्त आयोग का गठन होता है और 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है। 15वें वित्त आयोग जो वर्तमान में बनाए गए हैं इनके सिंह को बनाया गया। 45 संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। साथ अगर अन्य ऑप्शन देखें तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता ये भारतीय प्रस्तावना द्वारा दिया गया है। वही बात करें तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा था। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है, आत्मा है, हृदय है, निचोड़ है और ये सभी उसके सार है। क्लियर है। 46 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 तथा 16। अनुच्छेद 14, 15, 16 को साथ मिलाकर पढ़ने पर समाजवाद शब्द का वर्णन मिलता है। वही भारत का निर्माण समाजवादी ढांचा पर करने की पहल किया गया था। 1955 ईस्वी में यूएन ढेबर की अध्यक्षता में आवाड़ी में कांग्रेस के अधिवेशन में समाजवादी ढांचा का प्रस्ताव निर्धारित किया गया था। अब बात करेंगे अनुच्छेद 14 जो है समानता का अध्यक्ष यानी कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता और अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता का बात करता है। 47 निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। इन सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। इनमें कौन से सही है तो ऑप्शन 1 संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं कानूनी अधिकार है, और 3 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया। ये सही है। 48 राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब तो उससे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। वही बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में, आपातकाल का वर्णन भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वही 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में अशांति के कारण आपातकाल। 49 निम्नलिखित में कौन कौन से विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। इनमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए ये सभी सही है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार से संशोधन करने का उल्लेख किया गया है। 50 ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? सही आंसर ऑप्शन ए, अल्पावधि चर्चा। 51 भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक रूप से
स्वरूप का है और कारण है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा में प्रावधान है। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सही है परंतु आर गलत है। भारतीय संविधान की समान विशेषता संघात्मक रूप से, भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषताएं एकात्मक रूप है। भारतीय संविधान के शरीर संघात्मक लेकिन आत्मा इसकी एकात्मक मानी जाती है। 52 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह IMF के निर्देशक और RBI का गवर्नर पद पर भी रह चुके। 1991 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री भी बनाया गया था। वही 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री द्वारा उदारीकरण की घोषणा की गई थी। उदारीकरण की घोषणा 24 जुलाई 1991 द्वारा किया गया और इसे आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। साथ ही इस आर्थिक सुधार को राव मोहन मॉडल भी कहते हैं। राव मोहन मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है इस आर्थिक सुधार को। 53 नंबर, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? प्रश्न समझेंगे। डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि का बात कर रहा है जिसमें बिक्री राशि कितनी है? 50,000। तो यहाँ पे 50,000 गुना कितने का रही है? 30%। तो 30 अब बटा 100 करेंगे तो इसके सही आंसर आ जाएंगे। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो गए तो 5 तिया 15, 15 पे 3 जीरो, यानी सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 15,000। 54, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। कथन 2, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। इनमें से सही कथन कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। नीति आयोग में 4 पदेन मंत्री सदस्य होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है। 55, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। पन्ना की वर्तमान आयु क्या? प्रश्न समझेंगे। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष कम है। मान लेते हैं अब से 3 साल बाद, यानी कि यूजिन की आयु 1 वर्ष, तो पन्ना की आयु 3x - 4 ईयर। क्लियर है? और अगर वर्तमान, ये तो हुआ 3 साल पहले की, है ना, 3 साल पहले की, और वर्तमान की बात करें तो यूजिन की आयु x - 3 और पन्ना की आयु 3x - 4 - 3। तो इस तरह से निकल के आए 3x - 7, 3x - 7 ईयर्स ये हो गए। अब बात कर रहा है कि दोनों के वर्तमान आयु का योग दे रखा है कितना? 54 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष दे रखा है। तो हम यहाँ से ये समझेंगे कि 3x - x प्लस 3x - 7 इक्वल टू दे रखा है 54 ईयर्स। ठीक है, अब 4x करेंगे तो यहाँ से ये जुटेगा तो 4x बराबर 54 और ये 7 3 10, उधर जाएगा 10 तो हो गया 64। x बराबर क्या आ जाएंगे? कितना? 16 × 4 = 64, यानी ये 16। तो इस तरह से पन्ना की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो पन्ना की वर्तमान आयु जो हो जाएगी 3x - 7, तो 3 × 16 - 7, 16 48 - 7, सही आंसर हो जाएंगे 41 वर्ष। पन्ना की आयु कितनी होगी? 41 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 56, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है किसकी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नीतियों के, यानी निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति। 57, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में, स्वर्ण में, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में।
उपरोक्त में से सही कथन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। आरबीआई द्वारा 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारोपार की अध्यक्षता में 2006 में समिति गठित किया गया था, जो रुपये की पूंजी की पूर्ण परिवर्तनता के रूप में संबंधित किया गया। सुमेलित करना, 58 नंबर, सुमेलित करना, वाद, नियम या सिद्धांत और वैज्ञानिक। तो इसके सही आंसर देखेंगे, मिलान करेंगे। विद्युतीय चुंबकत्व फैराडे, आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल, जड़त्व नियम न्यूटन, प्राकृतिक वर्णवाद डार्विन। तो इसमें ए दो, आनुवांशिकता का सिद्धांत 3, तो यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। 59, हाल ही में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित किस पूर्व उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, INSAT-4। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे, पिछले वाले एग्जाम में करेंट अफेयर से 25 से 30 प्रश्न पूछे गए, तो इसलिए आप लोग रिस्क नहीं लेंगे, आप लोग करेंट की पूरी तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि 25 से 30 प्रश्न बहुत मायने रखता है करेंट का। आप लोग हमारे जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसे आप ज़रूर देखें और करेंट को मजबूत करके रखें। 60, जब कठोर जल पूर्णतः बाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, इन सभी के कारण जो होती है मृदु जल सफ़ेद बचा रहता है। 61, कैप्सूल का आवरण बना होता है किसके? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। बात करें तो स्टार्च जो है एक प्राकृतिक बहुलक है और कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। कॉर्क जो होता है वो सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। कोश का भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है और प्रोटीन अवश्य नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन। 62, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन होता है किस पर? कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड एवं एनोड दोनों पर, किसी पर नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनोड पर। ऑक्सीकरण जो होती है वैद्युत अपघटन में एनोड पर होती है, और कैथोड आयन जो होता है वो ऋण आयन होता है, जबकि एनोड आयन प्लस आयन यानी पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। 63, एथिलीन अणु की आकृति होती है कैसी? एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समतल त्रिकोणीय। एथिलीन जो है एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है और साथ ही यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों एवं फलों के विगलन को प्रेरित करता है। विगलन को भी प्रेरित करने में एथिलीन गैस शामिल होता है। 64, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? बैकानूर से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग 17 मार्च 1988 को बैंकानूर से छोड़ा गया था और इसे प्रक्षेपयान बोस्तोक से छोड़ा गया था। 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्चतर भाषा को मशीन में बदलता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर संकलक। कंपाइलर जो है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। 66 नंबर, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है कौन? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है सबसे अधिक नुकसानदायक प्रदूषक होता है और ये ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः होती है। 67, रडार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार की बात करें तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन को माना जाता है। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 68, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीसा।
मनुष्य के शरीर में प्राकृतिक रूप से शीशा नहीं होता और शीशा का मुख्य अयस्क गय लेना होता है। शीशा शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। 69 वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। परिवहन तंत्र में खून के थक्का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। 70 एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जितना वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते। 71 नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो होती है वो कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है। काली खांसी रोग हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होती है। वह डिप्थीरिया रोग का कारण कोनोरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है और तपेदिक रोग का कारण माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु। और ये तीनों रोग के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है ये तीनों रोगों के लिए। डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। 72 गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जाती है। कृत्रिम ऑक्सीजन देने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तरल अवस्था में रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। 73 खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है मीथेन का हवा से मिलना। डायनामाइट का जो अगर बात करें तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। और डायनामाइट का जो उपयोग होता है वो पहाड़ और खानों में विस्फोट कराने के लिए की जाती है। 74 विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन सिद्धांत की बात करें तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने, लुईस पास्चर ने, रेविज की टीका और अरस्तु ने जीव विज्ञान के जनक के और ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकता के जनक थे। 75 जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंजक्टाइवा यानी कि नेत्र श्लेष्मा जो होती है वो सूज जाती है। आंख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कैमरे की भांति कार्य करने में सहायक होता है। नेत्रदान में अगर किसी का नेत्रदान किया जाता है तो वहाँ पे उसकी कॉर्निया दान में दी जाती है। और कॉर्निया के पीछे एक रंग अपारदर्शी झील का पर्दा होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। और आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली या नेत्र तारा या प्यूपिल कहा जाता है। 76 निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रक्तकण WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC का आकार एवं रचना में अमीबा के समान होता है और इसमें केंद्रक पाई जाती है। WBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होती है। न्यूट्रोफिल्स कनिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। और RBC का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का आपूर्ति शरीर में करना तथा CO2 को वापस लाना होता है। 77 त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, या पराबैंगनी प्रकाश के लिए पारदर्शक होते हैं, यह त्वचा की आंतरिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है। इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होते हैं। मेलानिन की अधिकता के कारण ही त्वचा का रंग काला होता है और बाल का सफेद होना मेलानिन की कमी के कारण होता है। त्वचा में पाए जाने वाला तैलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम और पसीने का स्रवन करती है। तैलीय ग्रंथि से सीबम और श्वेत ग्रंथि से पसीने का बहाव होता है। 78 वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है किसके परिवर्तन के कारण? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 79 निम्नलिखित का संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला,
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इनमें से कौन अहमदाबाद में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। वही कुछ और बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन में और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन। इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ये UN का प्रमुख अंग नहीं है। UN का अगर प्रमुख अंग की बात करें तो इसके कुल 6 अंग है, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जो महासभा है वो विश्व की लघु संसद कहलाती है। महासभा को विश्व की लघु संसद, और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी सदस्य होते हैं। अगर बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन की FAO की, तो इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। इसका मुख्यालय रोम में, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1945 को। 16 अप्रैल 1945 को FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 81 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ है? OIC का मुख्यालय, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेद्दा। OIC का मुख्यालय जेद्दा में स्थित है। वही कुछ अन्य मुख्यालयों की संगठन की बात करें तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, OAU का आदिस अबाबा, UNEP का नैरोबी, OAS का वाशिंगटन DC, EEC का जेनेवा, IOC का लुसाने और IAEA का वियना में स्थित है। 82 भारत सदस्य नहीं है देशों में राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का, सार्क का, नाम का और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। इनमें से किसके सदस्य नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक संगठन को ISCAP बोला जाता है, ESCAP। इसका मुख्यालय जो है वो बैंकॉक में स्थित है। वही अगर बात करें राष्ट्रमंडल की, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1930 में हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1930 में की गई थी। भारत जो है 1934 में, यानी उसके अगले प्रतियोगिता के समय 1934 में भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, और नाम का भारत शुरू से ही सक्रिय संगठन के रूप में सदस्य रहा था। नाम की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। वही बात करें सार्क की, तो सार्क का भारत सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य है, और सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। क्लियर है? सार्क की स्थापना 1985 में, नाम की स्थापना 1961 में, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1930 में, भारत शामिल हुआ 1934 में, और ISCAP की मुख्यालय जो है बैंकॉक में स्थित है। 83 ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। साथ ही अगर नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक इनकी है। वही S राधाकृष्णन ने फिलॉसफी ऑफ इंडिया और द हिंदी रिव्यू पुस्तक लिखी है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1913 में अल हिलाल पत्र का संपादन किया था। अल हिलाल पत्र का संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने 1913 में किया था। 84 ISRO इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले अगर इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वही भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई। साथ ही अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में, और वर्ष 1983 में स्थापित इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है। 85 विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। खाद्य दिवस जो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
16 नवंबर को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 86 की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? भारत ने ओलंपिक खेल में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। भारत ने 1928 से 1956 तक हॉकी में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लगातार 1928 से 1926 तक भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1980 में जीता, जो कि आज तक फिर नहीं जीता, मॉस्को ओलंपिक में। और भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। 87 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न और ज्ञानपीठ। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ जो है केवल साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई। 1965 में इसकी शुरुआत की गई। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में 1970 से दिया जाता है। वही भारत रत्न की बात करें तो यह 1954 में शुरू किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत रत्न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ये 1958 में शुरू किया गया था। 88 हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जनरल संग्रह किस देश से अलग होने से संबंधित है? बोगनविले जनरल संग्रह किस देश से अलग होने के लिए संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पापुआ न्यू गिनी। 89 भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय संप्रदाय थी चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना 1190 से 1192 के बीच में अजमेर में की गई थी। सूफी संप्रदाय को सिलसिले कहा जाता है। सूफी संत के गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। 90 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? साधारण ब्याज का बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ए सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस पे आप अगर निकालते हैं तो अगर देखें तो मूलधन दे रखा है 4600 रुपया, समय दे रखा है 5 वर्ष और दर है 4.5 4.5% और 5 वर्ष है उसकी समय बटा 100 करेंगे। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, बाकी आप गुना करेंगे सॉल्व करेंगे तो 10 350 कुछ इस तरह से, यानी 1035 रुपया इसके आंसर आएंगे। आप इससे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? सही आंसर हो जाएंगे इसके डी 1035 रुपया। 91 नंबर, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना? शहरी जनसंख्या लगभग 31.16%। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत 2011 अनुसार शहरी आबादी 31.16% और भारत की आबादी लगभग 17% है। भारत का साक्षरता 2011 के अनुसार 74.04% है। भारत में सबसे बड़ी शहर आबादी मुंबई की है। 92 इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? कौन परमाणु रिएक्टर है? कैगा, कुंडनकुलम, तारापुर, उपयुक्त सभी। तो ये सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कैगा परमाणु रिएक्टर कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में। कुंडनकुलम की बात करें तो कुंडनकुलम तमिलनाडु में, और तारापुर की बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था वो तारापुर महाराष्ट्र का ही था। तारापुर रिएक्टर यूएसए के सहयोग से बनाया गया था। तारापुर यूएसए यानी कि अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। और प्रथम परमाणु रिएक्टर शिकागो विश्वविद्यालय के एर्निको फर्मी द्वारा 1942 में बनाया गया था। परमाणु रिएक्टर एर्निको फर्मी द्वारा बनाया गया था। 93 कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार किस पे पड़े? तो अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े तो उसे कर को प्रतिगामी कहा जाता है। प्रतिगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने से कर का भार कम होता है और प्रगतिशील कर नीति में आय बढ़ने से कर की दर बढ़ता है। भारत में अग्रगामी कर नीति है। भारत में अग्रगामी टैक्स नीति है, अग्रगामी टैक्स पॉलिसी अपनाई जाती है। और भारत में कुल 10%, 20% और 30% की आयकर है। 10,
20 और 30% की इनकम टैक्स। 94 बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में 1917 ईस्वी में की गई थी। वही अगर बात करें तो भारत में प्रथम 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में। और ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में किया गया था। 95 बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था बिहार राज्य के लिए कौन है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 96 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस नगर में किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन बंगलौर में। 97 पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय इमारतें किस शैली से प्रभावित है? हिंद इस्लामी शैली, डच शैली, गौथिक शैली, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। पटना विश्वविद्यालय की पुरानी भवन गौथिक शैली में बनाई गई है। 98 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टिना कोच 288 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत कर 28 दिसंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बनी है। इनमें उसके बाद देखें, ये तो सही है। दूसरा, मीडिया समाचारों के अनुसार क्रिस्टिना को 6 फरवरी 2020 को जब पृथ्वी पर वापस लौटेगी तो अंतरिक्ष में 328 दिन से अधिक का समय व्यतीत कर चुकेगी। ये भी सही है। तीसरा, क्रिस्टिना कोच ने से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2016-17 के दौरान 2088 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड नासा की अंतरिक्ष यात्री पेगी बिस्टन को है। पेगी बिस्टन, तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर ए। 99 निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता। ओजोन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा में सहायक होता है। ग्रीन हाउस का प्रमुख कारण है CO2। CO2 का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन। और मीथेन गैस जो है वो धान के खेतों में भी निकलता है। 100 और आखिरी प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करते रहेंगे और कमेंट्स करके आप अपना स्कोर बताएंगे कितने आए। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। और इको मार्क का संबंध भी पर्यावरण से, जबकि हॉल मार्क का संबंध आभूषण से होती है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 में की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 में की गई थी। इस प्रकार आज का सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जो लोग सेट 1 नहीं देखें उसे आप ज़रूर देखेंगे, और साथ ही जो सुपर टॉपिक सीरीज चलाया जा रहा है उसे आप लोग ज़रूर डेली फॉलो करेंगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।